बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो ईरान लड़ाई लड़ रहा था, ये लड़ाई ईरान के जनूब में चल रही थी। यानी आप ये ईरान का नक्शा देखें ना, आप ये नीचे का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ईरान के आसपास कौन कौन से मुल्क हैं। तो पहले ये लड़ाई नीचे जनूब की जानिब से चल रही थी, थोड़ा सा जनूब मगरिब की जानिब भी जाती थी। यानी इस लड़ाई में ईरान का मुकाबला था नीचे उन बेसिस से जो अमेरिका जनूब से ऑपरेट कर रहा था। यानी आप शुरू हो जाए ना नीचे ओमान से, आगे यूएई आ जाता है, कतर आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, उर्दन आ जाता है, पीछे इसराइल आ जाता है। तो अमेरिका इस रीजन को इस्तेमाल कर रहा था। ईरान का सारा फोकस और लड़ाई यहाँ पे जनूब में थी। लेकिन अब ये लड़ाई शिफ्ट होकर मगरिब में और शुमाल मगरिब में चली गई। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको इराक, इराक से ऊपर तुर्की और तुर्की के बॉर्डर से ऊपर अजरबैजान तक इस लड़ाई को पहुंचा दे। तो ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा ईरान के लिए। और यहाँ से कुर्दों को इक्विप्ड किया गया है, कुर्दों को हथियार और साजो सामान दिया गया है। और अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उनके मीडिया ने बताई है, 1000 कुर्दों ने ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जदीद हथियारों के साथ, और उनकी मदद फिजा से अमरीकी और इसराइली कर रहे हैं। जबकि आपको मैंने बताया पिछले वीलॉग में कि कमांडोज उतारे गए हैं नजफ के सहरा में, और ये इराक की तरफ से ईरान को एंगेज करेंगे और यहाँ से अटैक करेंगे। तो मुख्तलिफ एरिया से ईरान को एंगेज किया जा रहा है। अभी जो ईरान का एरिया बाकी बचा है जहाँ पे अटैक नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है। यानी इसे आप ये कह सकते हैं जो मशरकी साइड है या ऊपर टॉप पे जो शुमाली साइड है, यहाँ से ईरान के ऊपर अभी बंद है बॉर्डर। यहाँ पे किसी किस्म का अटैक नहीं हो रहा, ये बॉर्डर ठंडे हैं। लेकिन अमेरिका फ्यूचर में इनको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह रहे जब तक कि हमारे पास कोई प्रॉपर खबर इसके बारे में नहीं आती। ईरान के जो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर हैं उनको तबाह करने के हवाले से एक बड़ा दावा किया है अमेरिका ने और इसराइल ने। वे कह रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल ज़ख़ीरा जो है उसे महफूज रखने के लिए ज़मीन के अंदर पूरे पूरे शहर तामीर किए हुए थे, मगर अब हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि हमें पता चल गया कि वो कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ से वो मिसाइल बाहर निकालते हैं, ड्रोन बाहर निकालते हैं। तो वो कहते हैं जैसे ही वो सुरंगों से बाहर आते हैं हम उन्हें फ़ौरन निशाना बनाते हैं। जबकि बंकर बस्टर बम, ये वो बम होते हैं जो बंकर्स को तबाह करते हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़मीन के बहुत गहराई में है तो उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो वो जो सुरंगों के दाखिली और खारजी रास्ते हैं ना, जहाँ से दाखिल होते हैं निकलते हैं, वो उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान जो है वो अमली तौर पे अपने हथियारों को कम से कम इस्तेमाल करे। अब ये जनाब अमेरिका और इसराइल का दावा है कि सैकड़ों मिसाइल और लॉन्चर हमने तबाह कर दिए हैं, जिससे ईरान की वो सलाहियत कमज़ोर हो रही है जिसके ज़रिए वो जंग के आगाज़ में बड़ी तादाद में हमले कर रहा था। अच्छा, ईरान के हमलों के अंदर शिद्दत में कमी आई है। पहले ईरान ने बहुत तेज़ी से ड्रोन्स दागे, बहुत तेज़ी से उसने मिसाइल दागे। अब ईरान जो बात कर रहा है वो मुख्तलिफ है। वो ये कह रहा है कि हम तो पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, हमने तो 3rd और 4th जनरेशन के अभी इस्तेमाल ही नहीं किए हथियार। हमारे जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं वो तो पड़े हुए हैं, वो तो इस्तेमाल करने। एक मिसाइल के बारे में आपको बताता हूँ कि ईरान ने नया मिसाइल एक चलाया है, खुरमशहर, इसी तरह नाम है इसका, और खुरमशहर 4, इसको खैबर भी कहते हैं सादा ज़ुबान में। तो ये 2000 किलोमीटर तक जाता है, बहुत ज़्यादा वॉरहेड भी लेकर जा सकता है। ये मिसाइल ईरान ने नया इस्तेमाल किया, इससे पहले उसने इस जंग में इसको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के पास काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल हैं जो डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं, यानी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये मिसाइल इनके पास हैं, लेकिन वो मिसाइल अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए इस लड़ाई में। तो क्या ईरान उनको इस्तेमाल करने जा रहा है या करने की कैपेसिटी रखता है? अमेरिका और इसराइल जो है वो ये दावा करते हैं कि नहीं, हमने तो वो एरिया ही बंद कर दिया जहाँ से मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं, और हमने उन फैसिलिटीज़ को तबाह किया है। जबकि ईरान ये कह रहा है कि कुछ भी तबाह नहीं हुआ, हम जवाबी हमला करेंगे तो पता चल जाएगा। बहरहाल इस वक्त ईरान की जानिब से शिद्दत में कमी है, जबकि इसराइल और अमेरिका की जानिब से लड़ाई की शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा था उसका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है मिडल ईस्ट की जानिब से और अमेरिका और इसराइल की जानिब से, कि ईरान का जो शायद ड्रोन आता है या ईरान जो भी ड्रोन भेजता है हमला करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए बहुत महंगे इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और पैसा पानी की तरह बह रहा था, और इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, जिसका नुकसान यूक्रेन को भी होगा, अमेरिका को भी होगा। और इसका रशिया को फ़ायदा होगा कि ये इंटरसेप्टर्स जितने कम होंगे, रशिया उतना ज़्यादा यूक्रेन के ऊपर और यूरोप के ऊपर दबाव बढ़ा सकेगा।
तो इन्होंने तो पानी की तरह इंटरसेप्टर्स चलाए हैं यहाँ मिडल ईस्ट में, और ईरान ने काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया, ज़ख़ीरा ख़त्म कर दिया। अब जाके इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि यूक्रेन से वो ड्रोन लिए जाएं जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं, यानी ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन भी जा सकता है ना, और ये बहुत सस्ता है। तो यूक्रेन ने जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए हुए हैं उनकी कीमत कितनी है पता है? उनकी कीमत है 5,000 तक, यानी $3,000 से $5,000 तक। ईरान का जो ड्रोन है वो $20,000 का है। उसको रोकने के लिए अगर $5,000 का ड्रोन लगता है तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है। 1, 2, 3 ड्रोन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये ड्रोन हासिल करने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और यूक्रेन ने कहा जी हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन बताएगा और यूक्रेन ड्रोन की सप्लाई करेगा, रशिया यूक्रेन का बॉर्डर बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा और यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि रशिया प्रॉपर तरीके से मैदान में आ चुका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ, इनके जो स्टेटमेंट आए हैं इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रूस इस लड़ाई को कैसे देख रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो बनने वाला है इस लड़ाई का, या चाइना को बहुत फ़ायदा होगा। देखें ना, पूरी दुनिया का तेल बंद है, चाइना का तेल बंद नहीं हो रहा, उनको सप्लाई लगातार जा रही है, क्योंकि वैसे भी चाइना के साथ बिगाड़ता नहीं ईरान। ईरान का 90% ऑयल पाबंदियों के बावजूद चाइना खरीदता है। फिर चाइना ईरान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो उन्होंने वादे किए हैं वो $400 अरब के हैं। तो ईरान चाइना के साथ तो नहीं बिगाड़ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो ममालिक जो अमेरिका और इसराइल की जारहियत से मुतासिर हैं, यानी जिन ममालिक के ऊपर इसराइल और अमेरिका दबाव डालता है और उन्हें परेशान करता है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। यानी लड़ाई के नुक्ता नज़र से हम उनके साथ हैं। हम उनके लिए दीगर अमन पसंद मुल्कों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे जो अमरीकी हमले को मुकम्मल तौर पर नामुमकिन बना देगा। देखिए ना, ये लड़ाई में अमेरिका बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। ईरान से मार खाना तो अमेरिका का नहीं बनता था, लेकिन बहुत मार पड़ी है उन्हें, और ईरानियों ने मारा, उनके सारे अड्डे तबाह किए हैं यहाँ पे इस रीजन में। तो इसके बाद रशिया को और बाकी मुल्कों को बहुत हौसला मिला, जो मिलना भी चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी हम बाकी मुल्कों के साथ मिलकर, जो ज़ेरे अताब हैं अमेरिका के और इसराइल के, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अब अरबों की तरफ भी नज़र है रशिया की और बाकी मुल्कों की तरफ भी, ताकि आइंदा अटैक ना किया जा सके। फिर उन्होंने कहा हम अमेरिका और इसराइल के लिए ये फ़िज़ा इतना सख्त बना देंगे और इस हद तक जाएंगे कि ईरान के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हो ही ना सके। अब ये बहुत सारे इशारे दे रहे हैं रूसी वज़ीर ख़ारजा, और चीज़ें बहुत क्लियर कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के मकासद में से एक मकसद ये है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में खलीज फ़ारस के ममालिक को शामिल करें। ये भी उन्होंने कहा। वो जो मैं आपको कह रहा था ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस पर भी उन्होंने बात की कि जनाब ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके शामिल किया जाए लड़ाई के अंदर अरब ममालिक को और बाकी ममालिक को, ताकि ईरान के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़े। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।